हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियांशु है और आज की इस क्लास में मैं CGL 24 की प्री की 12 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में मैथमेटिक्स के जितने भी सवाल आए हैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि ये जो सिंबल दे रखा है आपको, उसके जगह पे कौन सा डिजिट आना चाहिए ताकि ये नंबर कंप्लीटली 8 एंड 5 दोनों से डिविजिबल हो जाए। तो अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो। तो सारे ऑप्शन में या तो 0 है या 5 है। तो मैं दूसरा चेक करूंगा कि अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो ये नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा और ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा। अगर नंबर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए। तो जिसमें यूनिट डिजिट 5 आएगा वो तो ऑप्शन कट जाएगा। अब ये दोनों में से कोई हो सकता है। तो अगर मेरा पहला ऑप्शन सही है, 8 की डिविजिबिलिटी का क्या नियम है कि लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। तो अगर मेरा पहला ऑप्शन सही है तो लास्ट 3 डिजिट क्या बनेगा, 440। और अगर दूसरा सही होगा ऑप्शन, तो लास्ट 3 डिजिट बनेगा अपना 420। अब मैं चेक कर लूंगा कि इन दो नंबर में कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल है। तो ये 55 टाइम्स 8 से कट जाएगा, जबकि ये 8 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया अपना। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ सोप सोल्ड बाय 4 डिफरेंट कंपनी इन 4 डिफरेंट मंथ। टोटल नंबर ऑफ सोप सोल्ड बाय कंपनी क्यू एंड एस टुगेदर इन मई। क्यू और एस जितना मई में सोल्ड किया है ना, इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ सोप सोल्ड बाय कंपनी पी इन जुलाई। पी कंपनी द्वारा जुलाई में जितना साबुन की बिक्री हुई है और क्यू और एस द्वारा मई में जितनी बिक्री हुई है, तो मई में क्यू और एस द्वारा जितनी बिक्री हुई है कितना परसेंट ज्यादा है जुलाई में जितना बिका है उससे। तो मई में कितना बिका है, इन दोनों का सम कर लेंगे तो 6, 4 3 7, 7 5 12, 3276 आया। और जुलाई में कितना बिका है तो 1820। तो इसका अगर रेशियो निकाल लें यहाँ पे, तो 4 से कटेगा 4 चक 16, 17 18, 4 5 20, 21 22, 4 5 20। और ये कटेगी 8 बार, 4 3 7 4 9 36। फिर ये 91 से जाएगा 5 बार और ये 91 से जाएगा 9 बार। तो जो रेशियो प्राप्त हुआ वो 9:5 है। तो आपसे पूछा है कि ये जो नंबर है इससे कितना परसेंट ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। किससे कंपेयर कर रहा है तो 5 से। तो 4/5 × 100, ये जाएगी 20 बार। तो 80% ज्यादा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर एस इज ए पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर सच दैट पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है और एस जो है क्यू आर पे एक पॉइंट है, सच दैट पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर। और ये जो पी एस है परपेंडिकुलर है। पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। इन तीनों में से या इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं वैल्यू पुटिंग से इस सवाल को कर लूंगा। मैं मान लेता हूँ कि इसकी लंबाई 3 है, इसकी लंबाई 4 है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। अगर इसकी लंबाई 1 है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, √10 हो जाएगी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अब मैं वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऑप्शन 1 सही होगा तो पी एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी एस की लंबाई इस ट्रायंगल में 3 है, तो पी एस स्क्वायर 9 और पी आर स्क्वायर कितना 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर जो कि 10 आएगा और प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर की लंबाई 5 है तो क्यू आर स्क्वायर 25। ऐसा करने पे ये आया इधर 34, इधर आया 35। जो सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब कि पहला ऑप्शन गलत हो गया। सिमिलरली दूसरा ऑप्शन अगर चेक करें तो पी आर स्क्वायर 25, क्यू एस स्क्वायर 1 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर 10 प्लस एस आर स्क्वायर 16। तो इधर से आया 26 और इधर से 26। तो ये एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये सेटिस्फाई कर गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा अपना 1। 5 में 1 घटेगा 4, 7 में 4 घटेगा 3, 3 माइनस 3 जीरो। इसका मतलब 15.5 माइनस जीरो इज इक्वल टू 15.5। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अगले सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल है, द इनकम ऑफ पी क्यू आर इन द रेशियो 10:12:9। तो इनकम का रेशियो अगर ये है, पी
क्यू और आर का इनकम का रेशियो आपको दे रखा है। तो अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैं इसमें एक वेरिएबल मानूंगा। मैं मान लेता हूँ कि इसका इनकम 10x है, इसका 12x और इसका 9x, एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो दिस। एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दे रखा है आपको। तो इसकी अगर एक्चुअल वैल्यू माननी है तो मैं इसके साथ एक दूसरा वेरिएबल मानूंगा। मैं मान रहा हूँ 12y, 15y और 8y। आगे बताया सवाल में कि इफ क्यू सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम, क्यू की सेविंग कितनी बता रखी है, जितना उसका इनकम है उसका 25%। इनकम है 12x, सेविंग अगर इसका 25% है मतलब 1/4 है, तो क्यू की सेविंग 3x है। और यहाँ से अगर सेविंग निकालें तो सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। जितनी आपकी आमदनी है और जितना खर्चा है इन दोनों का डिफरेंस सेविंग आती है। तो 12x माइनस 15y इज इक्वल टू 3x। तो 9x इज इक्वल टू 15y। 3 से जाएगा 3 बार और ये 5 बार, तो x और y का रेशियो जो आया वो आ गया 5:3। तो अगर ये आ गया तो मैं x की जगह पे 5 और y की जगह पे 3 पुट कर देंगे। ऐसा करने पे ये आ जाएगा 50, ये 60 और ये 45। 10x की वैल्यू 50, 12x की वैल्यू 60 और 9x की वैल्यू 45। और सिमिलरली एक्सपेंडिचर में अगर एक्सपेंडिचर वाले टर्म में y है तो y की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो आएगा 36, 45 और 24। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। तो आपसे पूछा है सेविंग का रेशियो, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो सेविंग होगा। तो 50 माइनस 36 कितना होता है, 14। ये P है, ये Q और ये R। और इसका 60 माइनस 45 15 और 45 और माइनस 24 ये कितना आएगा, 21। इसका मतलब जो सेविंग का रेशियो हुआ वो 14, 15, 21 रहा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, द क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इन एन एग्जामिनेशन इज गिवन बिलो इन द टेबल। आउट ऑफ 50 मार्क्स में इंग्लिश और मैथमेटिक्स में कितने स्टूडेंट को कितने नंबर आए हैं उसका डाटा दे रखा है। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। If at least 40% marks in mathematics are required for pursuing higher study in mathematics, how many students will be eligible to pursue higher study in mathematics? अगर एटलीस्ट 40% नंबर चाहिए मैथमेटिक्स में हाईयर स्टडी को परस्यू करने के लिए, तो कितने स्टूडेंट एलिजिबल होंगे हाईयर स्टडी को परस्यू करने के लिए। तो 40% अगर चाहिए मिनिमम, तो टोटल एग्जाम कितने का है, 50 नंबर का। 40% चाहिए, इसका मतलब कितना चाहिए, 20 नंबर या उससे ज़्यादा चाहिए मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स का डाटा ये दे रखा है, 20 एंड एबव। 65 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको तो 20 या 20 से ज़्यादा नंबर आया है। तो कितने स्टूडेंट एलिजिबल हैं टू परस्यू हायर स्टडी इन मैथमेटिक्स, तो 65, ऑप्शन नंबर 2। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ। अगर ए बी साइड की लंबाई एफ डी के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू एफ डी, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, और एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है। द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस क्राइटेरिया इफ। ये जो दो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट होगा एस एस क्राइटेरिया से, कब होगा। तो एस एस मतलब क्या हुआ, साइड एंगल साइड, कि दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। तो एक साइड और एक एंगल बराबर है, इसका मतलब इस साइड की लंबाई इसके बराबर होना चाहिए, तब तो दो ट्रायंगल में दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर आएगा। तो ऐसा कब होगा, जब ए सी साइड की लंबाई डी ई के बराबर हो, तब ये दोनों ट्रायंगल एस एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अपना ऑप्शन जो होगा ए सी इज इक्वल टू डी ई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 10 मिनट एंड 20 मिनट रिस्पेक्टिवली। तो ए और बी टंकी को भर रहा है, तो मैं प्लस साइन से डिनोट कर रहा हूं, ये 10 मिनट में, ये 20 मिनट में। द पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट, और पाइप सी जो है 30 मिनट में टैंक को खाली कर दे रही है। ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन एट द टाइम इन द बिगनिंग, हाउएवर पाइप सी इज क्लोज 2 मिनट्स बिफोर द टैंक इज फिल्ड। इन व्हाट टाइम विल द टैंक विल बी फुल।
तो देखिए, इस सवाल को जनरली दो तरीके से करने को बताया जाता है। अगर ए और बी फिलिंग पाइप है और सी उसको खाली कर रही है, सबसे पहला तो है कि मैं इसका 10, 20 और 30 का एलसीएम ले लूंगा जो टैंक की कैपेसिटी होगी। तो इसका एलसीएम मैं अगर ले लूँ 60, कि 60 लीटर टैंक की कैपेसिटी है, तो ए पाइप 1 मिनट में कितना भरेगा? अगर वो 10 मिनट में पूरा टंकी भर दे रहा है तो 1 मिनट में 6 लीटर भरेगा। सिमिलरली ये 3 लीटर, और ये 1 मिनट में 2 लीटर खाली करेगी। तो जो पहला तरीका है उसमें मैं ये एज्यूम करूंगा कि टंकी x मिनट में फिल हो जा रही है। तो अगर टंकी x मिनट में फिल हो जा रही है तो x मिनट तक कौन कौन सा पाइप चला है? ए और बी शुरू से अंत तक चला है ना, तो ए और बी x मिनट तक चला होगा। तो x मिनट में ए और बी द्वारा कितना पानी भर दिया गया? 6 + 3 9, 1 मिनट में 9 लीटर भरता है, तो x मिनट में कितना भरेगा? 9 × x। सिमिलरली पाइप सी के बारे में बोला है आपको, 2 मिनट टंकी भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। अगर टंकी x मिनट में भरी है तो पाइप सी कितना चली होगी? x - 2 मिनट। और 1 मिनट में अगर 2 लीटर खाली करती है तो कितना पानी खाली कर देगी? इतना निकाल देगी। इतना भरा है, इतना निकाला गया है, और इसके बावजूद टंकी भर गई है, तो इन दोनों का डिफरेंस = 60 लीटर। तो 9x - 4x + 4 = 60। तो 5x की वैल्यू जो हो जाएगी वो आ जाएगी 56। 5x नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये 2x आएगा ना, तो 7x की वैल्यू 56 आ जाएगी। तो x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 8 मिनट। आपसे क्या पूछा है? आपसे यही तो पूछा है कि टंकी कितने देर के बाद भर जाएगी। तो टंकी 8 मिनट के बाद भर जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। बाकी इस सवाल को करने के दूसरा तरीका भी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। यहां तक तो अप्रोच सेम रहेगा कि ए बी सी 1 मिनट में कितना भरेगी। ए 1 मिनट में 6 लीटर, बी 1 मिनट में 3 लीटर, और सी 1 मिनट में 2 लीटर खाली करेगी। आपको सवाल में बोला है कि पाइप सी टंकी भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दी जाती है, तब वो 60 लीटर पानी भर रही है ना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसको 2 मिनट चला दिया जाता तो क्या इफेक्ट पड़ता? अगर सी को 2 मिनट चला दिया जाए, मतलब सी को भी पूरा टाइम तक चलाया गया, तो 2 मिनट एक्स्ट्रा चलाया जाएगा सी को। तो सी 2 मिनट में 2 × 2 जो कि 4 लीटर पानी और खाली कर देगी। पहला सिनेरियो में तो 60 लीटर भर रहा था। जब वो 2 मिनट पहले टंकी को बंद कर दिया जाए, पाइप सी को जब 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता तो वो 60 लीटर भरती। मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट पहले बंद मत करो, उसको पूरा देर तक चलने दो। तो अगर पूरा देर तक चलेगा तो वो 4 लीटर पानी एक्स्ट्रा खाली कर देगी। मतलब अब टंकी कितना भरना है? मात्र 56 लीटर ही भरना है। और इस दौरान कौन कौन सा पाइप चल रहा है? पूरा पाइप चल रहा है ना, क्योंकि इसको 2 मिनट मैं बोला चलने दो, इसी कारण तो ये 4 लीटर कम भर पाएगा। तो अगर पूरा देर चलेगा तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी टंकी में जाएगा? 6 लीटर और 3 लीटर, 9 लीटर जा रहा है और 2 लीटर निकल जा रहा है। मतलब 1 मिनट में 7 लीटर पानी टंकी में जा रहा है, और जाना कितना है? 56 लीटर। तो ये कितने देर में जाएगा? 8 मिनट में। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आ गया। इस तरीके में आपको बस यही सोचना है कि जिसके बारे में बोला गया कि 2 मिनट पहले बंद कर दो, उसको बंद नहीं करना है, उसको उतना देर चलने देना है। तो यहाँ पे सी जो पाइप है टंकी को खाली कर रही है, टंकी को खाली कर रही है, तो 2 मिनट एक्स्ट्रा चलने के कारण उसका 2 × 2, क्योंकि 1 मिनट में 2 लीटर खाली कर रही है। 2 मिनट एक्स्ट्रा अगर हम चला दे रहे तो 4 लीटर पानी खाली कर देगी। अब भरना इतना था एक्चुअल में, अगर वो 2 मिनट पहले बंद होती तो। लेकिन 2 मिनट वो एक्स्ट्रा चली तो 4 लीटर खाली कर देगी, मतलब टंकी 56 लीटर ही भरेगी। अब तीनों पाइप समान टाइम के लिए चल रहा है, तो 1 मिनट में ये 9 लीटर भरती है ये दोनों मिलके, और ये 2 लीटर खाली करती है, तो 1 मिनट में 7 लीटर भरती है। भरना है 56 लीटर, तो कितना देर में भरेगा? 8 मिनट में भरेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। ये दूसरा तरीका है, और जो मैं पहला तरीका बताया कि एक्स मान के, वो भी आसान है, और ये भी। बाकी आपको जो पसंद है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, ए पेमेंट ऑफ 120 इज मेड विथ ₹10, ₹5 एंड ₹2 कॉइन्स। ए टोटल ऑफ 25 कॉइन्स आर यूज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ ₹10 कॉइन यूज्ड इन द पेमेंट? टोटल कितने कॉइन है? टोटल 25 कॉइन है। मैं मान रहा हूँ 10 रुपए के एक्स हैं, और 5 रुपए के वाई, और 2 रुपए के जेड कॉइन है। तो इन तीनों
का सम किसके बराबर होगा? 25 के बराबर होगा, क्योंकि टोटल 25 कॉइन है ना। मैंने माना कि 10 रुपए के सिक्के एक्स हैं, 5 रुपए के वाई और 2 रुपए के जेड है, तो तीनों मिला के 25 कॉइन हो जाएगा। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 माइनस एक्स प्लस वाई, इस तरह से ब्रैकेट में इस डाटा का मुझे यूज पड़ेगा आएगा। आगे आपको बोला है कि टोटल पेमेंट 120 रुपया हुआ है, तो अगर 10 रुपए के एक्स कॉइन है तो कितना रुपया वो होल्ड करेगा, कितना रुपया उसकी वैल्यू होगी? 10 रुपया की अगर 2 कॉइन रहता तो उसकी वैल्यू 20 होती, तो अगर 10 रुपया का एक्स कॉइन है तो उसकी वैल्यू 10x हो जाएगी। सिमिलरली 5 रुपया का अगर वाई कॉइन है तो उसकी वैल्यू 5y, और 2 रुपए के जेड कॉइन है तो उसकी वैल्यू 2z के बराबर। और ये किसके बराबर होगा? 120 रुपये के बराबर, क्योंकि कितना पेमेंट किया है? 120 रुपया ही किया है ना, तो 120 रुपया हो गया। यहाँ से अगर इस जेड की वैल्यू मैं इसमें डाल दूं तो 10x प्लस 5y प्लस 2, यहाँ से क्या आ जाएगा? 25 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 120। तो 10x प्लस 5y प्लस 50 माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 120। तो 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 70। ये आया अपना। आपसे पूछा है 10 रुपए के कॉइन कितने हैं, 10 रुपए के कॉइन कौन सा है? एक्स वाला है, तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो इक्वेशन अपना एक ही है और दो टर्म इसमें है, एक्स और वाई। इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता तो हम ऑप्शन की मदद लेंगे। तो हमें एक्स की वैल्यू पूछी है, क्योंकि 10 रुपए की कॉइन की संख्या पूछी है ना, 10 रुपए की कॉइन की संख्या मैंने एज्यूम किया है एक्स। तो अगर पहला ऑप्शन सही होगा तो एक्स की वैल्यू पुट करने पे ये y मेरा इंटीजर आना चाहिए, क्योंकि सिक्के की संख्या तो या तो एक होगा, दो इंटीजर वैल्यू उसकी होगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि वो डेसिमल में चला जाएगा। तो जिसमें इंटीजर की वैल्यू y आएगी वही अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर पहला ऑप्शन सही होगा तो x की वैल्यू 6 होगी, तो 48 प्लस 3y इज इक्वल टू 70। तो 3y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 8 2 10, 47 इसमें जाके घटेगा, 48 घटेगा जाके तो 22, लेकिन y की वैल्यू आ गई 22/3। तो क्या कभी सिक्का 22, मतलब जो 5 रुपए का सिक्का जो कि y है, क्या कभी 22/3 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर 2 को चेक करें तो x की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी, तो 8 चौक 32 प्लस 3y इजिकल टू 70। तो 3y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 32 में 70 में से 32 घटेगा तो यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 38। तो y की वैल्यू 38/3, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में चला गया। हमें तो y जो कि 5 रुपए के सिक्के हैं उसकी संख्या इंटीजर में चाहिए। अगर ऑप्शन नंबर 3 सही होता तो x की वैल्यू 10 होगी, तो 10 होगी तो ये 80 हो गया, प्लस 3y इजिकल टू 70। तो 3y की वैल्यू 10 के बराबर, तो y की वैल्यू 10/3। तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन 2 भी गलत, 3 भी गलत, तो ऑप्शन नंबर 4 ही होना है। ऐसे इसको चेक कर लेते हैं। अगर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा तो x की वैल्यू 8 होगी, तो 64 इसमें मैं पुट कर रहा हूँ, 64 प्लस 3y इजिकल टू 70। तो 3y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी आपको 6 के बराबर। तो अगर तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 2। इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपए के सिक्के 2 हैं। तो ये एक ऐसा एक ही ये आया है, ऑप्शन नंबर 4 ही एक ऐसा है जिसमें कि सारे इंटीजर आ रहे हैं, बाकी ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ऐसा कॉइन तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 ही रिजल्ट सही ऑप्शन हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है रेशियो का। ये दे रखा है कि अगर ये प्रोपोर्शन में है तो x की वैल्यू क्या होगी, और x ग्रेटर देन 0 है। तो अगर प्रोपोर्शन में है तो इसको मैंने बता रखा है अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले क्लास में कि ऐसा कब होता है, जब इन दोनों का रेशियो इक्वल टू इन दोनों का रेशियो के बराबर, मतलब इन जो रिलेशन इन दोनों का है वही रिलेशन इन दोनों का होगा। 28.9 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 36.1। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 28.9 इंटू 36.1। तो पॉइंट 2 डिजिट मैं पहले ज्यूम करता हूँ कि पॉइंट नहीं है, तो 289 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 17। और 361 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 19। तो 17 गुना 19। और पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? एक डिजिट इसमें है और एक डिजिट इसमें है, मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट पड़ेगा। तो 17 गुना 19 कितना होता है? 963, 9 6 15, 7 और 1 3,
7 5 12, 32.3। तो पॉइंट एक डिजिट के बाद पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, तो इसमें अगर दो डिजिट के बाद पॉइंट पड़ रहा है तो इसमें वन डिजिट के बाद, तो 32.3, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, स्टडी द गिवन पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। The given pie chart shows the number of successful startup in different sector in a particular year. If the total number of successful startup is 2910, then find the number of startup in the education and agriculture sector. देखिए ये सारे स्टार्टअप डिफरेंट सेक्टर में हैं, उसका डाटा दे रखा है। अगर टोटल सक्सेसफुल स्टार्टअप 2910 हैं, पूछा है आपको एडुकेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलाकर कितने सक्सेसफुल स्टार्टअप हैं, तो एग्रीकल्चर में 12% और एडुकेशन में 24%, तो ये दोनों मिलाकर 36% हो जाएंगे। तो इसका 36% आपसे पूछा है। अब बोला है नेग्लेक्ट द डेसिमल पार्ट, मतलब जो डेसिमल पार्ट मतलब ये जो ऑप्शन है वो एजम्पशन है, उसके अप्रोक्सीमेशन है। तो ये जीरो से जीरो कटेगा, 291 इंटू 36 और डिवाइडेड बाई 10। 291 इंटू 36 कर लेते हैं, 6 9 6 54, 4 5 12 5 17, 3 9 3 27, 3 2 6 8, 6 7 10 14 और 8 1 9 1 10, तो 1047.6 आएगा। लेकिन आपको डेसिमल पार्ट को इग्नोर करने के लिए बोला है, तो ये 5 से बड़ा इधर है तो 1048 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल में आपको सिलेंडर की हाइट दे रखी है, उसका लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, वॉल्यूम पूछा है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1760। तो अगर इसे सॉल्व करें तो 2πr की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, जबकि हाइट 20 दे रखा है आपको, तो 1760 ये कट गया, 2 से जाएगा, 2 8 16, 1 17, 88 बार, ये 22 दूनी 44, 44 2 88, तो आर की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। अगर रेडियस की वैल्यू 14 सेंटीमीटर आ गई, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, तो आर 14 है, इंटू हाइट कितना है 20 है, ये 7 से जाएगा 2 बार, तो 14 गुना 2 28, 28 गुना 20, 560 इंटू 22। इसको गुना करेंगे तो 5, इसको मैं डबल कर लेता हूँ, इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, डबल करने पर आ जाएगा 0, 6 2 12, 5 2 10, 1 11 इंटू 11। सॉल्व कर लेंगे तो 11 गुना 2 22, 11 2 13, 11 1 12, तो 12320, तो 12320 ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, राज डिवाइड्स 1200 रुपए को इस रेशियो में डिवाइड किया गया 3 फ्रेंड में। बोला है अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ 3 टाइम्स द लार्जेस्ट शेयर एंड 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट शेयर। तो जो लार्जेस्ट शेयर आएगा उसका 3 टाइम्स और जो स्मॉलेस्ट शेयर आया उसका 2 टाइम्स करने के बाद जो संख्या उसका सम कितना होगा। तो अगर 1200 को इस रेशियो में डिवाइड किया गया, मतलब 3 1 4 5 6, 6 की वैल्यू 1200 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 200 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 200 आ गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, इसकी 200 और इसकी 600। पूछा है अमाउंट इक्वल टू सम ऑफ 3 टाइम्स द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन सा है 600, इसका 3 टाइम्स 1800 एंड 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा है ये, इसका 2 टाइम्स कितना होगा 400, इन दोनों का सम 2200, ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, ए शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल एट ₹5000। शॉपकीपर अलाउज सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 15% एंड 10%। द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। अगर मार्क्ड प्राइस 5000 है और डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 20, 15 और 10 का, तो 5000 का 80%, क्योंकि अगर 20% का डिस्काउंट हुआ तो कितने में बिका 80/100, 15% का डिस्काउंट तो 85/100 और 10% का डिस्काउंट तो 90/100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये 50 से 2 बार, ये 0 0 0 0, 2 से 4 बार, तो 85 गुना 4 करने पे 5 चौक 20, 8 चौक 32, 2 34 अगुना 9, तो 0 9 चौक 36, 3 9 3 27 30, 3060। मार्क प्राइस 5000 का है, ये सारे डिस्काउंट देने के बाद 3060 रुपये में उस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट मिल जाएगी, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। हमारा अगला सवाल है एवरेज का। इस सवाल में बोला है आपको द एवरेज ऑफ 12th नंबर इज 48। 12 संख्या का एवरेज
48 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, पहले 5 संख्या का एवरेज 45 है। एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 नंबर, अगले 4 संख्या का एवरेज 52 है। 12 संख्या का 48 है, 5 और 4 का पता चल गया, मतलब पहले 9 संख्या का आपको एवरेज दे रखा है। आगे बोला है इफ द 10th नंबर इज 10 लेस देन द 11th नंबर एंड 5 मोर देन द 12th नंबर, तो 10वां, 11वां और 12वां कि इसका रिलेशन दे रखा है आपको। क्या बोला है, इफ 10th नंबर इज 10 लेस देन द 11th एंड 5 मोर देन द 12th। मैं मान लेता हूँ 12th नंबर x है, तो 10th नंबर क्या हो जाएगा, 12th नंबर से 5 मोर तो x प्लस 5, और 11th नंबर से 10वां नंबर 10 कम है, इसका मतलब 11th नंबर रहा होगा x प्लस 15, तब तो 10th नंबर 10 कम आएगा, x प्लस 5 आएगा। तो एक तरीका है बेसिक से कि आप 12 गुना 48 कर लो, फिर 5 गुना 45, 4 गुना 52, और इसका जो सम आएगा टोटल का उसमें से घटा दो, लेकिन ये सब काफी कैलकुलेशन उसमें हो जाता है। तो मैं इस सवाल को किस तरह से बताऊंगा आपको, डेविएशन से। तो डेविएशन से अगर बताएं आपको, तो 12 संख्या का एवरेज 48 है, तो ये जो 12 संख्या आएगी 5 4 9 और 3 12, इसका भी एवरेज 48 होना चाहिए क्योंकि सेम वही नंबर तो है। तो यहाँ पे डेविएशन कितने का हो रहा है, ये 48 एवरेज है, यहाँ 45 है, तो -3 का डेविएशन हो रहा है ना, और 5 संख्या है तो टोटल कितना हो गया, -15 का डेविएशन। सिमिलरली ये 52 है, ये 48 है, कितने का डेविएशन, +4 का डेविएशन। प्रत्येक संख्या पे एवरेज 4 है, तो +4 का डेविएशन अगर हो रहा है तो टोटल डेविएशन +16 का। तो ये जो 9 संख्या आई है उसमें टोटल डेविएशन +1 का हुआ है। हमें एवरेज अगर 48 ही लाना है तो इसका एवरेज 48, इस 3 संख्या का एवरेज 48 रहता, लेकिन यहाँ पे +1 का डेविएशन हुआ है तो यहाँ पे -1 का डेविएशन होना चाहिए। 48 इंटू 3 -1 यहाँ पे हो जाएगा, इन तीनों का सम, तभी तो डेविएशन ओवरऑल 0 का होगा। तो इसका सम जो हो जाएगा 8 तिया 24, 4 तिया 12, 2 14, मतलब इन तीनों संख्या का सम 143 के बराबर है। तीनों संख्या का सम कितना होगा, सम कर लेते तो 3x प्लस 15 5 20 इज इक्वल टू 143। तो 3x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 123। तो x की वैल्यू 41 के बराबर। पूछा क्या है, पूछा है आपसे दिन द एवरेज ऑफ 11th एंड 12th नंबर। तो 11th नंबर कितना हो जाएगा, 11th नंबर x प्लस 15 है, मतलब 56, और 12th नंबर कितना है, x ही है तो 41। इन दोनों का एवरेज है तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 7 और 5 4 9। एवरेज पूछा है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 चौक 8, 1 9, 2 टी 16, 48.5 इसका एवरेज आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो देखिए इसको बेसिक रेशनलाइजेशन से कर सकते हैं हम। रेशनलाइजेशन से करेंगे तो क्या होगा, 1 + sin थीटा से ऊपर में गुना स्क्वायर रूट के अंदर, और नीचे भी 1 + sin थीटा से गुना। तो ऊपर आ जाएगा आपका 1 + sin थीटा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 - sin² थीटा, क्योंकि ये a - b और a+b है तो a² - b² होगा ना। तो न्यूमरेटर में रहेगा 1 + sin थीटा, डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर रूट के अंदर 1 - sin² थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos² थीटा। स्क्वायर रूट हटेगा, बचेगा cos थीटा। तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा sec थीटा, और sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा tan थीटा। तो अपना आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर ये है। अगले सवाल पे आते हैं। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। इसका एक करने का तरीका तो ये है कि थीटा की कोई वैल्यू पुट कर दो आप, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, ताकि मेरा कोई 0/0 फॉर्म ना आए, इन्फिनिटी ना हो जाए। इस तरह से सिर्फ बातों का ध्यान रखना होता है। बाकी उस तरीके से आप तो कर सकते हैं, मैं बेसिक से बता देता हूँ। तो बेसिक से करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर में साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 - 2 sin² थीटा, और नीचे कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2 cos² थीटा -1, और इसके ऊपर में क्यूब है, इंटू 1/tan थीटा और -sec²थीटा। अब cos2 थीटा की वैल्यू 1 - 2 sin² थीटा भी होता है और 2 cos² थीटा भी होता है, तो ये तो कट जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू cos2 थीटा के बराबर, क्योंकि cos2 थीटा की वैल्यू होती है क्या, cos² थीटा -sin²थीटा। तो इससे ये भी आएगा, इससे ये भी आएगा, तो ये दोनों बराबर है तो दोनों कट गया। साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होगा, टेन थीटा, और टेन थीटा पे क्यू है तो टेन क्यू थीटा इंटू 1/tan थीटा
माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये कटेगा, इसको काटेगी तो क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू -1 के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। हमें चाहिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसमें माइनस से गुना कर देंगे, इधर माइनस से गुना करेंगे तो इधर भी -1 से गुना करना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपको टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू -1। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, आपको t की वैल्यू दे रखी है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। तो t की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो टी क्यू, तो 2/5 का क्यू कितना हो जाएगा, 8/125, प्लस 3/5 का क्यू 27/125, प्लस 9/5 इंटू 2/5 मतलब 18/25। एलसीएम आएगा 125, 8 प्लस 27 प्लस 90। तो ये कितना हो गया, 27 8 35, 35 प्लस 90 125, 125 डिवाइडेड बाई 125 इजिकल टू 1। सिंपल सा सवाल था। अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में आपको बोला है एम एंड एन वॉक अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक, दे स्टार्ट एट 5 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। M and N walk at a speed of 5 rounds per hour and 2 rounds per hour respectively. How many times will they cross each other before 6:30 AM on the same day? 5 बजे शुरुआत करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अगर M 5 राउंड पर आवर लगा रहा है और N 2 राउंड पर आवर, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो 5 राउंड पर आवर और 2 राउंड पर आवर दैट इज 7 राउंड पर आवर हो जाएगी दोनों की रिलेटिव स्पीड। टाइम कितना है, 5 से लेकर 6:30 के बीच में बोला है कि कितना बार वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो टोटल टाइम अपना 1.5 आवर है। तो अगर 1 घंटे में 7 राउंड हो रहा है तो 1.5 आवर में कितना राउंड होगा, 10.5 आवर, 10.5 राउंड, 10.5 राउंड, 10.5 चक्कर लगा लेंगे। तो अगर रिलेटिव स्पीड के थ्रू अगर एक चक्कर लगाते हैं तो वो एक दूसरे को एक बार क्रॉस करेंगे। तो 10.5 राउंड लगाएंगे तो कितना बार क्रॉस करेंगे, 10 बार क्रॉस करेंगे। क्योंकि अगर ये 11 होता तब तो 11 बार क्रॉस करते, ये 11 नहीं हुआ है, 10 से बड़ा है लेकिन 11 से छोटा, तो एक दूसरे को वो 10 बार क्रॉस करेंगे। बस इसका बेसिक फंडा यही है कि अगर वो रिलेटिव स्पीड के थ्रू रिलेटिव स्पीड के थ्रू 10.5 राउंड लगा रहे हैं, तो एक राउंड अगर लगाएंगे तो एक बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो 10.5 राउंड लगा रहे हैं तो 10 बार क्रॉस करेंगे, 11वां बार अभी क्रॉस नहीं करेंगे। तो अपना ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला सवाल है, टू सर्कल C1 एंड C2 टच each other externally. The radius of C1 equal to 16 centimeter and the radius of C2 equal to 8 centimeter. Find the length of their common tangent. दो सर्कल हैं जो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो उसके कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, उसके कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है 2 स्क्वायर रूट के अंदर R1 इंटू R2। तो ये बहुत आसान सा सवाल हो गया क्योंकि रेडियस दोनों की दे रखी है 16 और 8, तो बस पुट कर देना है वहां पे 16 इंटू 8। तो 16 स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर निकलेगा 4, 8 स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर निकलेगा 2√2। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, तो 16√2 कॉमन टेंजेंट की लंबाई हो गई। ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल अलजेब्रा का है, जहां पे आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, आपको ये पूछा है। तो इन सवालों में करना क्या होता है कि x की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे, इसकी डिग्री क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 0। तो 2 डिग्री यहाँ पे है, 0 ये है, तो इसका एवरेज क्या आएगा, इसका एवरेज आएगा 1। इसका मतलब x की पावर 1 से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना होगा। तो अगर न्यूमरेटर में x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 7x माइनस 9 अब प्लस 7/x। सिमिलरली डिनोमिनेटर में x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x माइनस 1 अब प्लस 1/x। इन दोनों को एक तरफ रखते हैं 7 कॉमन लेके, तो x प्लस 1/x अब माइनस 9। सिमिलरली इन दोनों को एक तरफ रखते हैं तो x प्लस 1/x माइनस 1। हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता है, तो 7 गुना 15 माइनस 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाय
15 माइनस 1, तो 15 गुना 7 कितना हो जाएगा? 105 माइनस 9/14। तो अगर 9 घटेगा इससे तो 96 आएगा। 96/14, 2 से 7 बार, 2 से 48 बार। तो जो आंसर आएगा अपना आएगा 48/7, ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द गिवन टेबल shows the production of different types of refrigerator in a company. In which of the following years was the production of B-type refrigerator closest to its average production over the year? बोला बी टाइप का जो रेफ्रिजरेटर है उसका एवरेज कौन से ईयर का सबसे नियरेस्ट है। मान लेते हैं इसका एवरेज आता है 1800, तो सबसे नियरेस्ट कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है। तो मुझे पहले निकालना क्या पड़ेगा कि बी टाइप रेफ्रिजरेटर जो प्रोड्यूस हुआ है ओवर द 5 ईयर्स उसका एवरेज कितना है। जो एवरेज आएगा वो इन सब में से किसके नियरेस्ट है, ये आपसे पूछ रहा है। तो एक तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है, इन सारे का सम कर लेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। जितना सम होगा है 5 से डिवाइड, और जो उससे आएगा वो मेरा एवरेज हो गया। लेकिन उससे क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा आपका। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें डेविएशन का मेथड यूज करता हूँ। मुझे दिख रहा है कि 1800, 1890 है, ये 1900 समथिंग कुछ है। तो मैं मान लेते हैं कि एवरेज 1900 रहा होगा। तो डेविएशन इसमें कितना का हो गया, -100 का। इसमें से कितना हो गया, -100 का, क्योंकि ये 100 कम है, ये 10 कम है। ये 10 ज्यादा है 1900 से, तो 10 प्लस 10 का डेविएशन है। ये 40 ज्यादा है तो +40 का डेविएशन है, और ये 60 ज्यादा है तो 60 का डेविएशन है। तो ओवरऑल डेविएशन कितने का हुआ, माइनस में -110 का, अब प्लस में कितने का, प्लस में भी 110 का। तो ओवरऑल डेविएशन 0 का हुआ। इसका मतलब मेरा एवरेज सेम ही रह जाएगा। मैंने जो एवरेज एज्यूम किया है सेम वही एवरेज हो जाएगा, क्योंकि डेविएशन 0 का हो गया ना। तो अगर डेविएशन 0 का है तो एवरेज अपना 1900 ही होगा। तो 1900 किसके क्लोजेस्ट है, ये इसमें देखिए 100 का डिफरेंस है, इसमें 10 का, इसमें भी 10 का, इसमें 40 का, इसमें 60 का। तो सबसे नियरेस्ट किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर हो जाएगा। क्योंकि 1890 1900 में 10 का डिफरेंस, 1910 दोनों में डिफरेंस 10 का, तो ये दोनों उसके नजदीक हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 12 एंड 13 ईयर्स में जो प्रोडक्शन हुआ है एवरेज के क्लोजेस्ट हुई है। 12 एंड 13, ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर आपको ये मेथड समझ में आया होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप ये इसको टोटल एवरेज में निकाल सकते हैं सम करके। बाकी जब हम एवरेज पढ़ाएंगे तो उसमें काफी डिटेल से आपको डेविएशन समझाएंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो दिस। 3 एंगल जो ट्रायंगल का है उसका रेशियो दे रखा है ये। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। इसका मतलब इन तीनों का सम कितना होगा, 180। तो 17 + 13 30, और 30 + 15 45। तो 45 की वैल्यू 180 के बराबर। तो एक की वैल्यू किसके बराबर, एक की वैल्यू 4 के बराबर। पूछा क्या है, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दिस 3 एंगल। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल जो है उसका पॉजिटिव डिफरेंस कितना होगा। तो ग्रेटेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट है 17, और स्मॉलेस्ट कौन सा है 13। डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो 4 की वैल्यू पूछी है, अगर एक की वैल्यू 4 डिग्री है तो 4 की वैल्यू 16 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है। दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपसे थीटा की वैल्यू पूछी है। एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्ट वैल्यू ऑप्शन पुट करके देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, आप वो कर सकते हैं। बाकी मैं बेसिक बता देता हूँ इसका। तो बेसिक क्या है, 1 + cot² थीटा की वैल्यू होती है cosec² थीटा। तो जहां पे cosec² थीटा है वहां पे ये पुट कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन में एक cosec है एक cot है, दो अलग अलग टर्म है ना, और इक्वेशन अपना एक ही है। तो मैं दोनों टर्म को में से कोई एक ही टर्म रखूंगा, तो तब तभी तो सॉल्व हो पाएगा। तो cosec² थीटा के जगह पे 1 + cot² थीटा पुट कर देते हैं। तो 1 + cot² थीटा अब +3 cot² थीटा = 17। मैं यहाँ पे cot थीटा को x डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 2 + 2x² अब +3x² = 17। तो 5x² = 15। तो x² की वैल्यू क्या आ गई, 3। अगर x की वैल्यू 3 x² की वैल्यू 3 आ गई तो x की वैल्यू √3। और x किसको माने थे, cot थीटा को। तो cot थीटा √3 कब देगा,
टेन थीटा रूट थ्री देती है 60 डिग्री पे, तो कॉट थीटा रूट थ्री देगी 30 डिग्री पे। वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकेम 7 टाइम्स इटसेल्फ व्हेन इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट सिंपल इंटरेस्ट इन 14 ईयर्स। मान लेते हैं, ये इसमें आपको ये बोला है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी अपने से 7 गुना हो जाती है अगर हम उसे सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करते हैं 14 साल में। तो मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल 1 रुपया है, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है, अमाउंट इसका 7 गुना हो जा रहा है, तो मतलब अमाउंट 7 हो रहा है। तो अगर प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 7 हो रहा है, कितने समय में, टाइम 14 ईयर्स है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 6 है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, जो कि 14 ईयर्स है, बाय 100। तो रेट की वैल्यू आ गई 600/14, हमें रेट पता चल गया। आगे पूछा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बिकम 18 टाइम इटसेल्फ एट द सेम रेट। सेम रेट पे कितना समय लगेगा ताकि वो अपने से 18 गुना हो जाए। तो प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट कितना होना है, 18 होना है, तब अपने से 18 गुना होना है। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो कि 17। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, जो कि 1 इंटू रेट, जो कि सेम रेट से बोला है, तो ये रेट हो जाएगा 1600/14। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम पूछा है, बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बार जाएगा, 2 से 3 बार, 2 से 7 बार, 17 गुना 7 119 इज इक्वल टू 3t। तो t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 119/3। 3 से जाएगा 3 बार, 3 तिया 9, 10 11, 3 नंबर 27, 28 29, 3 छक 18, 19 20, 3 छक 18, तो 39.66 आया। तो इसको अगर नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन करें तो 39.67 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो ये थे आपके इस शिफ्ट के 25 सवाल। अगली वीडियो में जब आएंगे तो 12 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे।